Good morning students. Today I am here with the next topic which is voltaic cell. बच्चों वोल्टाइक सेल क्या होता है और वोल्टाइक सेल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं. इंटरनल रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये टर्म्स हमें इस वीडियो में समझने हैं. तो वोल्टाइक सेल के बारे में हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वोल्टाइक सेल क्या करता है. इट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कैसे कन्वर्ट करता होगा. तो यहाँ पर मैं इसका बहुत छोटा सा आपको वर्किंग बता रही हूँ. इसकी बहुत बड़ी वर्किंग यहाँ आपने फिज़िक्स में नहीं पढ़नी है. जो इसकी पूरी वर्किंग है वो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. यहाँ पर क्या वर्किंग होती है, मान लीजिए यहाँ कोई H2SO4 का सॉल्यूशन है. ठीक है, H2SO4 का सॉल्यूशन है. ये एक इलेक्ट्रोड है मेड बाय कॉपर. ये कॉपर से बना हुआ है. और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये जिंक का बना हुआ है. ठीक है, तो होता क्या है, जैसे हमने इसे बाहर कनेक्ट किया हुआ है किसी लोड से, किसी बल्ब से, मतलब ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा. तो क्या होगा, जब यहाँ से ये जिंक से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये जिंक से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस तरीके से मूव करते हैं और यहाँ ये कॉपर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इस तरीके से यहाँ मूव करके यहाँ पहुँचते हैं. यहाँ पहुँचने के बाद वापस से ये कॉपर उन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है. तो इन इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से इस लिक्विड के थ्रू मोशन होता है और वापस ये यहाँ पहुँच जाता है. बट इस जिंक से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होते हैं तो ये जिंक बन जाता है आपका जिंक आयन. ये जिंक आयन Zn2+ में कन्वर्ट हो जाता है. क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि जिंक दोबारा से एक्सेप्ट नहीं कर रहा अपने इलेक्ट्रॉन्स को. ये कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ गए और वापस से इस कॉपर ने ले लिए हैं. ठीक है, इसलिए ये आयन नहीं बनता. बट जिंक वाले इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट नहीं किया. जिंक क्या करेगा, Zn2+ बन जाएगा. और ये Zn2+ बन गया है तो अब ये आयन बन के इस सॉल्यूशन में आ जाएगा. सॉल्यूशन में आके इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये बन जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4. और ZnSO4 बनने से क्या होगा, जो इसकी एनर्जी है वो एनर्जी यहाँ से कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी, कुछ एनर्जी बाहर चली जाएगी. तो यही इस पूरे वोल्टाइक सेल की वर्किंग होती है. मैंने बहुत शॉर्टली आपको बता दिया है, डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़िएगा. हमें जो टर्म्स पढ़ने हैं वो इससे रिलेटेड आगे के टर्म्स हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंटली यहाँ पर पढ़ने हैं. तो मैं बता देती हूँ होता क्या है. इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड बाय कॉपर बीइंग एट हायर पोटेंशियल. क्योंकि कॉपर का पोटेंशियल हायर होता है, लगभग 0.34 वोल्ट होता है पॉइंट में, पॉजिटिव चार्ज के साथ. और जिंक का -0.76 वोल्ट होता है. ये भी आपके केमिस्ट्री में आएगा. इसका हाई पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रॉन ये वापस से ले लेगा अपने पास में. व्हेन इलेक्ट्रॉन्स लीव जिंक, जब इलेक्ट्रॉन्स जिंक को छोड़ते हैं, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, then zinc converts to Zn2+ and combines with SO4. तब ये जिंक किस में बदल जाता है, Zn2+, जिंक आयन में बदल जाता है और सल्फेट आयन के साथ में कंबाइन हो जाता है, ZnSO4 बना देता है. अब ये हाइड्रोजन यहाँ से कैसे जाती है, हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन होती है. हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन होने पे ये क्या बन जाता है, ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्म ले लेती है और ऊपर की तरफ चली जाती है. ठीक है, तो ये होता है वोल्टाइक सेल में. इस तरीके से यहाँ से एनर्जी मिलती है, यहाँ से कुछ एनर्जी लॉस होगा, मतलब एनर्जी कुछ लॉस हो रही है, कुछ एनर्जी जा रही है इस सेल से. तो मतलब सेल का काम क्या है, एनर्जी देना. क्योंकि यहाँ से एनर्जी लॉस्ट हुई मतलब वो किसी को एनर्जी दे रहा है. ठीक है, तो इसी के बारे में हमने पढ़ना है अभी आगे. तो अब देख लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है. इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों, अगर ये मान लीजिए ये कॉपर से यहाँ से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन गया, ऐसे ऐसे यहाँ से ये चार्ज गया, यहाँ तक पहुँचा. उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैंने कहा आपसे, ये फिर से इस लिक्विड के थ्रू ये कॉपर इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है. तो इस लिक्विड में मूव करने पर भी तो इसे एक रेजिस्टेंस मिला होगा. इस लिक्विड का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा. तो वही रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है. ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है या सॉल्यूशन ने जो रेजिस्टेंस क्रिएट किया है विद इन द सेल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स. दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो सॉल्यूशन रेजिस्टेंस जो क्रिएट कर रहा है उसी को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस. अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों. इस इंटरनल रेजिस्टेंस का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है स्मॉल r, जो इसका सिंबल है. ठीक है, जनरली वी रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस बाय कैपिटल R, बट when we are talking about internal resistance then we'll represent it by small r. हम स्मॉल r लेंगे यहाँ पर.
तो अब ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है बच्चों? रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा है, R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन A, यही होता है। तो यही सेम चीज़ हमारी इस स्मॉल r के लिए भी होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए भी होगी। स्मॉल r इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये फॉर्मूला सेम यहाँ पर भी आएगा। तो अब ये जो L है, ये L क्या है? ये L है, ये जो पाथ इसको ट्रैवल करना है, इस पाथ की लेंथ है ये L, ठीक है, ये पूरा पाथ है L। तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस हो गई है L। तो इसके क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस L, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। दूसरा पॉइंट, एरिया, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन सॉल्यूशन, जितना एरिया डिप है सॉल्यूशन में, ये इतना एरिया डिप है सॉल्यूशन में, तो इस एरिया पर डिपेंड करता है। ये इतना एरिया डिप है ना, इतना लंबा, अगर सिर्फ ये लिक्विड सिर्फ यहाँ तक अगर होता तो सिर्फ इतना वाला एरिया डिप होता, बट ये सॉल्यूशन यहाँ तक है तो इतना एरिया डिप है, ठीक है। तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर ये ज़्यादा डूबा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर कम डूबा रहेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तीसरा, ये डिपेंड करता है बच्चों इस रो पर डिपेंड करता है। ये रो क्या है यहाँ पर? ये है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन दिस लिक्विड, इस लिक्विड में जितने आयंस हैं उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आयंस होंगे इलेक्ट्रॉन्स उनसे क्या करेंगे? कोलिजन करेंगे, कोलाइड होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद आ जाता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है? देखो, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए है क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? सेल में जो लिक्विड है वो लिक्विड पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, और सेल के अंदर का लिक्विड अगर थिन हो गया, इसका मतलब क्या है? वहाँ पर उन्हें मूव करने के लिए स्पेस ज़्यादा मिलेगा, स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर आप जितना इंक्रीज़ करोगे रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। देयरफॉर रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो बैटरीज वगैरह होती हैं घरों में, इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं, आप क्या करते हो? उन्हें ऐसे प्लेस में रखते हो जहाँ पर सफिशिएंट, मतलब वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई ना हो पाए। अगर टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो वो बैटरी ब्लास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी, और करंट अगर ज़्यादा फ्लो होगी तो फर्दर हीटिंग हो जाएगी और हीटिंग हो जाएगी, ठीक है। जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं ना, तो कई बार आपने सुना होगा कि मोबाइल ब्लास्ट हो जाता है ओवर चार्जिंग से। तो वो कैसे होता है, वो क्यों होता है? वो यही रीज़न है, टेम्परेचर पहले से ही हाई हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर हाई हुआ, अब आपने क्या किया? रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हुआ तो मतलब करंट ज़्यादा फ्लो हुई, करंट ज़्यादा फ्लो होने से फ़ोन और ज़्यादा हीट हो गया, फर्दर फिर और ज़्यादा करंट आई, हीट हुआ, तो जितना ज़्यादा हीट होता जाएगा तो क्या हो जाता है? वहाँ पर फिर ब्लास्ट हो जाता है। तो इसलिए टेम्परेचर हमेशा क्या होना चाहिए? डिवाइस हमेशा कूल रखने चाहिए, बैटरी वाले डिवाइसेस, क्योंकि क्या होता है? टेम्परेचर हाई होने से बैटरी में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अब जो अगला टर्म आता है बच्चों, वो अगला टर्म हमें समझना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है बच्चों? नाम से ऐसा लग रहा है कि ये कोई एक फोर्स होता होगा, ठीक है। तो इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसलिए रखा है, ये एक तरीके की एनर्जी है, लेकिन ये किसी इलेक्ट्रॉन को या किसी चार्ज को मूव करने के लिए फोर्स करती है, इसलिए इसको हमने फोर्स नाम दिया था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसलिए इसे फोर्स कहा जाता है बच्चों। तो होता क्या है? जनरली ये वर्क डन है, ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ से कोई चार्ज निकल के जाने वाला है, ये कॉपर वाला इलेक्ट्रोड है और ये जिंक वाला इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के जाना चाहता है तो उसे हमने क्या, कुछ ना कुछ वो वर्क करेगा वो चार्ज, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाएगा तो वो कुछ ना कुछ चार्ज करेगा, तो कुछ ना कुछ वर्क करेगा, तो वो वर्क, इसको वो वर्क करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिली? इसको यहाँ से बाहर निकलने के लिए एनर्जी कहाँ से मिली? इसी सेल से मिली है। तो इसने क्या किया? कुछ वर्क किया, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक ही इलेक्ट्रॉन गया है यहाँ से, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के लिए जितना वर्क होगा। सो ईएमएफ ऑफ अ सेल इज वर्क डन और एनर्जी
कैरिड बाय अ यूनिट चार्ज, किसी एक चार्ज जितना काम कर रहा है या जितनी एनर्जी उसको मिल रही है, पासिंग थ्रू वन कंप्लीट साइकिल ऑफ सर्कल, वन कंप्लीट साइकिल। अब साइकिल कंप्लीट कहाँ पर होगा, यहाँ से निकला, ऐसे गया, यहाँ पे एक वर्क किया है क्योंकि यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट उसे वर्क करना पड़ेगा ना मूव करने के लिए। यहाँ से आया इस तरीके से, फिर यहाँ पर आया, यहाँ इस रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट फिर वर्क किया, और यहाँ से फिर वापस इस कॉपर ने ले लिया इसको, तो ये हुआ एक कंप्लीट साइकिल। तो इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो टोटल वर्क डन, ठीक है। तो एक इस यूनिट चार्ज ने एक वर्क यहाँ पर किया इस वाले रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, और एक वर्क यहाँ पर किया इस वाले रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। तो जो हमारा EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा वो ये वाला वर्क प्लस ये वाला वर्क, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तब निकलेगा आपका EMF। ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हो बच्चों, EMF इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया है वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो मान लीजिए मैंने एक यूनिट चार्ज को या 1 कूलम वाले चार्ज को कितना वर्क किया उसने, 12 जूल, या 12 जूल एनर्जी आपने उसे दी, तो EMF कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट, ठीक है। 12 वोल्ट क्यों हुआ वोल्ट, क्योंकि जूल पर कूलम क्या होता है, वोल्ट ही होता है, ठीक है। तो EMF की भी आपको जो यूनिट मिल रही है वो कितनी मिल रही है, वोल्ट मिल रही है, ठीक है। अब एक चीज़ और, ये होता क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेल, ये एक सेल की प्रॉपर्टी होती है या किसी भी एनर्जी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आप ऐसा, क्योंकि ये वोल्ट में आ रहा है, इसकी यूनिट वोल्ट है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मान लीजिए ये कोई सर्किट है, 3 रेजिस्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इस रेजिस्टर्स के एंड पॉइंट्स के बीच में अगर मैं बोलूँ तो इसके एंड पॉइंट्स के बीच में हमेशा पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर कभी भी EMF नहीं होगा, इसके लिए आप EMF यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। EMF हमेशा इस सेल का होगा, इस एनर्जी सोर्स का होगा। तो EMF हमेशा एनर्जी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, आप यहाँ पर उसे किसी भी रेजिस्टर के एंड्स के लिए आप यूज़ नहीं करोगे, उनके बीच में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस और EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बीच में एक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंसेस अभी हम आगे देखने वाले हैं। उससे पहले हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, वो पढ़ते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। एक चीज़ और आती है टर्मिनल पोटेंशियल। तो टर्मिनल से आप समझ रहे हो कि 2 टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल होता होगा। तो अब 2 टर्मिनल्स के बीच में तो होता है, लेकिन कहाँ पर होता है, तो अगर मैं आपको ये प्रीवियस वाला डायग्राम दिखाऊं, प्रीवियस डायग्राम, ये वाला डायग्राम या ये वाला डायग्राम देख लीजिए, कोई सा भी डायग्राम आप देख सकते हो। ये वाला डायग्राम देखो, मान लीजिए ये कोई सेल है, तो इस सेल में इस लिक्विड से बाहर, मान लीजिए यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक लिक्विड फिल है। तो अब एक टर्मिनल ये है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से चार्ज यहाँ 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 पूरा यहाँ तक मूव कर रहा है, ये उसका पूरा कंप्लीट साइकिल है। बट इस लिक्विड से बाहर, ठीक है, सेल से बाहर यहाँ से निकला और यहाँ पे पहुँच गया, ये इसका दूसरा टर्मिनल है। तो सेल के बाहर ये दोनों टर्मिनल हो गए, इसको हम बोलते हैं हाफ साइकिल। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक, मतलब सेल के बाहर इसने कितना साइकिल, हाफ साइकिल कंप्लीट किया। ये पहला टर्मिनल और ये दूसरा टर्मिनल। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, या यहाँ से इस टर्मिनल तक पहुँचने में जितना वर्क किया वो पोटेंशियल है, ठीक है, जो टर्मिनल पोटेंशियल है उसे कहेंगे। तो यहाँ पर इसने ये W वर्क यहाँ पे किया होगा इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, बस। तो सिर्फ ये वाला ही वर्क किस में काउंट होगा, टर्मिनल पोटेंशियल में। जबकि EMF में आप देखो, आप ये वाला वर्क भी ले रहे थे और जो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क हो रहा था वो वाला वर्क भी ले रहे थे, दोनों को ऐड कर रहे थे। बट यही डिफरेंस है बच्चों EMF और टर्मिनल पोटेंशियल में। EMF के लिए आप इन दोनों को ऐड करोगे, टर्मिनल पोटेंशियल के लिए इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जितना वर्क होगा उसको सिर्फ लोगे। इसको कहते हैं हम टर्मिनल पोटेंशियल। मैं आपको अब डेफिनेशन बताती हूँ। डेफिनेशन है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस is the work done on unit charge carried from one terminal to other। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में उसने जितना वर्क किया है, ठीक है, आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर होने चाहिए दोनों टर्मिनल्स, ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट, उसी को कहते हैं हम टर्मिनल पोटेंशियल। अब हमने देखा कि E के लिए जब हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात कर रहे थे तो दोनों वर्क ऐड कर रहे थे आप,
और V के लिए सिर्फ ऊपर वाला वर्क लिया, तो इसका मतलब V E से क्या होता होगा, छोटा होता होगा। V इज़ ऑलवेज लेस देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये आपको टर्मिनल पोटेंशियल पता चल गया। अब EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। अब मैं वो आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले डिफरेंसेस देख लेते हैं। डिफरेंस क्या होता है? EMF होता है वर्क डन फॉर फुल साइकिल, पूरे साइकिल के लिए लिया था हमने EMF, याद करिए। पोटेंशियल डिफरेंस हम ले रहे हैं वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, ये हम ले रहे हैं सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। दूसरा जो डिफरेंस है वो है बिलोंग्स टू सोर्स ऑफ सेल ओनली, ये सिर्फ सेल का होता है, सेल की प्रॉपर्टी होती है EMF, जबकि कैन बी यूज्ड एवरीवेयर बिटवीन टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस कोई से भी दो पॉइंट्स, मान लीजिए ये कोई रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर के ये दो एंड्स पॉइंट्स के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, जबकि EMF क्या है, सिर्फ सेल का है। अभी मैंने ऊपर डायग्राम से बताया भी था। तो ये दोनों में डिफरेंस हुआ। सिमिलैरिटीज़ क्या है? ये भी वर्क डन है, चार्ज पे जितना वर्क किया है, और ये भी वर्क डन है। दूसरा, इसकी SI यूनिट भी वोल्ट है और इसकी SI यूनिट भी वोल्ट है। ये दोनों के बीच में हो गई सिमिलैरिटी। ठीक, अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है रिलेशन बिटवीन E एंड V। EMF और पोटेंशियल में, टर्मिनल पोटेंशियल में रिलेशन कैलकुलेट करना है, रिलेशन निकालना है, क्या रिलेशन होगा दोनों के बीच में। तो बच्चों, आपको मालूम है करंट, अगर आप फिर से वही वाला सर्किट ले लेते हो, वही सेल की बात करते हो, तो वहाँ पर EMF भी होगा, टर्मिनल पोटेंशियल भी होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस R भी होगा। तो आप देखो करंट इज इक्वल टू होता क्या है, जनरली आप देखोगे करंट इज इक्वल टू होता है V अपॉन R, यही होता है। ये V क्या है, टोटल वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, अपॉन ये क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। तो टोटल वर्क डन यहाँ पर किसके बराबर हो रहा है, EMF के बराबर, क्योंकि पूरे साइकिल में जो वर्क डन है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर। ठीक है, पूरे साइकिल के लिए, अपॉन जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का वो क्या है, स्मॉल r प्लस कैपिटल R, है ना, यही तो है। यहाँ से अगर E की वैल्यू निकालो तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कराएंगे तो E इज इक्वल टू IR प्लस IR, ये आ जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल की, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू होगी V इज इक्वल टू I इंटू R। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपने ये सेल बनाया था, मैं यहाँ पर रफली ड्रॉ कर दे रही हूँ, आपने ये सेल बनाया था, ये दो इलेक्ट्रोड्स हो गए, यहाँ से इस तरीके से ये कनेक्टेड था, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, ये इस तरीके से आ गया। तो जब आप इस V की बात करोगे तो ये V तो सिर्फ इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच का है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा वो कैपिटल R हो जाएगा, और करंट I सेम रहेगी यहाँ के लिए भी, यहाँ के लिए भी, क्योंकि देखो सीरीज़ है, यहाँ से सीरीज़ में जा रहा है ये बिल्कुल। ठीक है, इसलिए करंट सेम रहेगी, I रहेगी, तो V इज इक्वल टू IR आ गया। ठीक, अब इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 थी E इज इक्वल टू IR प्लस IR, IR, ये थी इक्वेशन। तो इसमें इस IR की जगह हम V रख सकते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, E इज इक्वल टू आ जाएगा V प्लस IR, ये आ गया। तो यहाँ से आपका एक कंक्लूजन और निकल सकता है, अगर आपको टर्मिनल पोटेंशियल निकालना हो तो आप V इज इक्वल टू E माइनस IR भी लिख सकते हो, या आप जो मेन रिलेशन है वो E इज इक्वल टू V प्लस IR भी हो गया। तो ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया। ठीक, अब अगर मैं इस रिलेशन में इस करंट को ज़ीरो कर दूं, अगर करंट कहीं पर स्टॉप हो जाए, ठीक है, करंट स्टॉप हो जाएगी, मतलब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और I अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये जो टर्मिनल पोटेंशियल है ये किसके बराबर आ जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन निकल जाती है, क्या डेफिनेशन है वो, व्हेन करंट इन अ सर्किट इज ज़ीरो, अगर सर्किट में करंट ज़ीरो है, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल, वो होता है सेल के EMF के बराबर। ठीक, ये पता चल गया एक स्टेटमेंट। अब
ई की वैल्यू आप निकाल चुके हो, वी की वैल्यू भी आप निकाल चुके हो। अब अगर इसी इक्वेशन से आपको स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो आर अगर निकालना है तो ई माइनस वी कर दो, ई माइनस वी अपॉन आई हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ किया है, देखो ई माइनस वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर। अब आई की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? अभी आपने ऊपर यूज़ किया था v इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई यहाँ से कितना हो जाएगा? आई इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन आर। ये आ गया, तो यहाँ रख दिया मैंने आई की जगह v अपॉन आर। फर्दर इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। e माइनस वी इंटू आर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन v। यहाँ v अपॉन वी 1 हो गया और e अपॉन वी हो गया, तो ये बन जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू e अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर। ठीक है, ये मिल गया यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आपको कुछ चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। वो क्या ज़रूरत है? पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट डिपेंड्स ऑन करंट। किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस किस पर डिपेंड करता है? करंट पर डिपेंड करता है। कैसे? लार्जर करंट डिक्रीजेस पोटेंशियल डिफरेंस। अगर करंट बहुत ज़्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? कम होता जाएगा। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। आपके घरों में मान लीजिए कोई इस तरीके का सर्किट जुड़ा हुआ है, 230 वोल्ट सोर्स आपको बाहर से मिल रहा है। ये आपका पहला कोई चीज़ या पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है, बल्ब। उसके बाद आगे गए, यहाँ पर कोई रॉड कनेक्टेड है। आगे जाते हो टीवी या कोई और चीज़ कनेक्टेड है। फिर आगे गए, यहाँ पर हीटर कनेक्टेड है। ठीक है, ये लेता है 1 एम्पियर, ये लेता है 1 एम्पियर, ये लेता है 2 एम्पियर और ये लेता है 10 एम्पियर। करंट बढ़ती जा रही है, देखो। तो विद इंक्रीज इन करंट क्या होना चाहिए? ये वोल्टेज या फिर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कम होता जाना चाहिए। तो ये कम होगा ही होगा। कैसे होगा कम? ये बाहर से आ रहा है, देखो सोर्स दे रहा है ये फोर्स, इसका मतलब ये क्या है? ई है, ई है ये। ठीक है, तो आपने अभी रिलेशन पढ़ा, v इज इक्वल टू क्या होता है? e माइनस आई इंटू आर, ये होता है। तो इससे हम v निकाल सकते हैं। अब देखो पहले वाले में जब आया, हाँ एक चीज़ और, इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका 2 ओम। ठीक है, ये सबके लिए सेम होगा 2 ओम। अब यहाँ पर कितना वोल्टेज पहुँचा, यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इस वाले के एंड्स के बीच में, इस वाले के एंड्स के, ये हो जाएगा E है 230 माइनस I है 1 इंटू आर है 2। तो 230 माइनस 2 कितना हो गया? 228 वोल्ट। ठीक, अगले वाले के एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ये और कम हो जाएगा। कैसे? E है आपका 230, करंट हो गई आपकी यहाँ तक 1 एम्पियर यहाँ जा रही है, 1 एम्पियर यहाँ जा रही है, टोटल हो गई 2 एम्पियर और इंटरनल रेजिस्टेंस है 2। तो ये 230 माइनस 4 226 वोल्ट हो जाएगा। अगले वाला 2 एम्पियर करंट ले रहा है, तो 1 एम्पियर यहाँ, 1 एम्पियर यहाँ, 2 एम्पियर यहाँ, टोटल हो गई 4 एम्पियर। तो E की वैल्यू ये रही 4 एम्पियर इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 230 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 222 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ अगले में 10 एम्पियर और जा रहा है, तो इसके एंड्स के बीच में कितना, इसके एंड्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? तो फिर से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 230 हो गया, E 10 और हो गया 1 2 और ये 2 और 4 और ये 10 और 14 इंटू 2, तो 230 माइनस 28, तो ये हो जाएगा आपका 202 वोल्ट। तो आप देख रहे हो यहाँ 230 था EMF, इसके एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको पहुँचा वो पहुँचा 228। यहाँ अगर बहुत सारे आप कनेक्ट करते जा रहे हो, करंट आप बढ़ाते जा रहे हो, तो वोल्टेज कम होती जा रही है। तो इसका एक जो प्रैक्टिकल यूज़ है जो आपने अपने घरों में देखा होगा, जैसे जैसे आप ज़्यादा चीज़ें कनेक्ट करते जाते हो, सिर्फ आपने एक बल्ब ऑन किया तो बहुत ब्राइट ग्लो किया, दूसरी चीज़ आपने ऑन की, उसमें भी 1 एम्पियर ही करंट जा रही, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 एम्पियर गया, थोड़ा वोल्टेज और कम हुआ तो थोड़ा ये डिम होगा, हल्का सा डिम होगा। लेकिन अब आपने बहुत ज़्यादा करंट कंज्यूमिंग चीज़ ऑन कर दी है, हीटर या गीज़र कोई भी चीज़, तो अब ये बल्ब और ज़्यादा डिम हो जाएगा, मतलब वोल्टेज लो हो जाएगी। तो जो घरों में वोल्टेज लो होती है वो इसीलिए लो होती है क्योंकि आप कोई चीज़ ऐसी चीज़ ऑन कर देते हो जो बहुत ज़्यादा करंट कंज्यूम कर रही है, बहुत ज़्यादा करंट ले रही है। ठीक है, तो यहाँ तक का ये चीज़ें आप कंप्लीट करोगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स।